हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन, एम टू एजुकेट बिलियन। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं K2Cr2O7, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, ये जो है ना Cr2O7 2-, इसे हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं और पोटेशियम है इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जैसे कि मैंने अपनी KMnO4 की वीडियो में बताया था कि K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो आज तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि K2Cr2O7 को कैसे बनाया जाता है और दूसरा उसके रिएक्शंस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फाइनली डिवाइडेड पाउडर क्रोमाइट ओर। ओके, ये देखिए, ये क्रोमाइट ओर है, इसे आप किसी और टेक्स्ट बुक में ऐसे भी देख सकते हैं, FeCr2O4। ओके, क्रोमाइट ओर, इसमें याद रखिएगा Fe जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और जो क्रोमियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, विथ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है रिवर्बेटरी फर्नेस में। ओके, एंड फ्लक्स ऑफ लाइम। फ्लक्स ऑफ लाइम, लाइम मतलब क्या होता है, CaCO3। CaCO3 को आप तोड़ोगे तो ये दे देगा CaO + CO2, तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स। अब CaO का क्या पर्पज़ है यहाँ पे, तो CaO का पर्पज़ यही है कि CaO ये जो सोडियम क्रोमेट है, आयरन ऑक्साइड है, इन सबको पोरस बना देगा। क्या बना देगा, पोरस। पोरस बनाने की वजह से इनका सेपरेशन आसान होगा। और रिवर्बेटरी फर्नेस एक स्पेशल टाइप का फर्नेस है जिसमें हम अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर एक वेंट होता है, मतलब उसे आप ओपन कर दोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी और उसे बंद कर दोगे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हीटिंग हो जाएगी। तो रिवर्बेटरी फर्नेस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस। और लाइन यहाँ पे CaCO3 था, समझ में आया, जिसका फ्लक्स क्या है, CO, जो कि हीटिंग पे मिल जाता है। तो ये देखिए, क्रोमाइट ओर को आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपको मिल गया सोडियम क्रोमेट और Fe2O3। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, जो आयरन +2 स्टेट में था वो +3 में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो FeO था ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3। और मैं आपको बता दूं ये वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, और जो Cr2O4 था, Cr2O4 इसमें Cr2O3 होगा ना जी, तो ये जो Cr2O3 था ये कन्वर्ट हो गया CrO4 में, मतलब +6 में। और यहाँ पे क्रोमियम कितना था, +3, तो +3 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, +6, और ये +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3। तो यहाँ पे Fe कितना था, +2, +2 से कितना कन्वर्ट हो गया, +3, +3 से Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट आयन, CrO4 2-, दैट इज +6। ठीक है, अब ये हुआ किसकी वजह से, O2 की वजह से, क्योंकि O2 किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा है। अब आगे देखिए, और साथ ही साथ क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट Fe2O3। और ये सोडियम क्रोमेट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज देन एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर and treated with concentrated sulfuric acid to get sodium dichromate and hydrated sodium sulfate। तो आप जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो सोडियम क्रोमेट था ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, और Fe2O3 जो है ये वाटर इनसोल्यूबल है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसे फिल्टर करके अलग कर सकते हो। तो वही किया गया, फिल्ट्रेशन किया गया, जिसमें हमें Na2CrO4 दैट इज सोडियम क्रोमेट किस में मिल गया, फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट मतलब वो जो नीचे लिक्विड आता है ना उसमें। और मेरे कहने का मतलब है फिल्ट्रेट क्या होता है, जैसे देखिए आप किसी चीज़ को छान रहे हैं, किसी चीज़ को, मान लीजिए आप चाय छान रहे हैं, तो चाय जो लिक्विड होती है वो नीचे आ जाती है और जो आपका सीव है उसके अंदर सॉलिड पार्ट रह जाता है, तो इसको रेसिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। समझ में आया ना, तो चाय तो नीचे आ गई, चाय मतलब लिक्विड पार्ट, तो लिक्विड पार्ट में आ जाएगा सोडियम क्रोमेट और सॉलिड पार्ट में आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों, आयरन +T स्टेट में। ओके, तो इस तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। अब सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में क्यों लेते हैं हम, सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में इसलिए लेते हैं कि एसिडिक मीडियम में सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और प्रोडक्ट बनना चाहिए जो दिखाया नहीं गया है, दैट इज Na2SO4। क्या,
Na2SO4 उसका पार्ट तो दिखाया ही नहीं गया है, यहाँ पे गलती से क्या दे दिया गया है, NaCl। देख रहे हो, ये रिएक्शन की मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक में देखो बहुत ही बल्लर मिस्टेक कर दी गई है, ठीक है। Na2CrO4 देना चाहिए था, फिर क्या देना चाहिए था, Na2SO4। ओके, Na2CrO4। चलिए मैं ही लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, तो ये दे देता Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ये होना चाहिए था, ये पार्ट गड़बड़ है। हाँ समझ में। देखिए रिएक्शन बैलेंस भी है। टोटल सोडियम कितने हो गए, 4, क्रोमियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन देख रहे हो 2 4 8 है, तो यहाँ पे से ये जो 8 ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन H2 के साथ आ गया, और सल्फेट तो जैसे का तैसा है। ओके, तो ये टेक्स्ट बुक की गलती है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं आपको हर जगह हेल्प करने के लिए। अब सुनिए जरा काम की बात। अभी जो सोडियम सल्फेट है, जिसे हम ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं, ग्लोबल सॉल्ट, ये सोल्यूबल होता है 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके अबव इट इज इनसोल्यूबल। तो अब आप समझ रहे हैं हम कैसे सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट को अलग कर सकते हैं। टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई कर देंगे, Na2SO4 सोल्यूबल नहीं होगा और सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूबल होगा। तो इस तरह से Na2SO4 और सोडियम डाइक्रोमेट अलग हो गए, ठीक है। आगे देखिए, एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट प्रेसिपिटेट लेस सोल्यूबल ऑरेंज रेड कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये Na2Cr2O7 है, इसमें क्या डाल दिया 2KCl, और यहाँ देखिए ये दे देगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अरे यहाँ पे भी पोटेशियम +1 था, यहाँ पे भी सोडियम +1 है, यहाँ पे पोटेशियम +1 है, यहाँ पे भी सोडियम +1 है। ये ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई किसी टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी है। तो याद रखिए ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट की अल्कली मेटल में, जैसे Na2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, ओके, Rb2Cr2O7 है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है, तो ये कम सोल्यूबल होता है, तो इसीलिए इसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। अदरवाइज ये कोई, आप ऐसे कह नहीं सकते कि जैसे बोलते हैं ना कि पोटेशियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सोल्युबिलिटी के बेसिस पे अलग किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो सोडियम डाइक्रोमेट से कम सोल्यूबल होता है, और दूसरा ये भी ऑरेंज रेड टाइप का क्रिस्टल होता है, और ये भी ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल होता है। दोनों ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं। आ रहा है समझ में, ओके। और आपको ऐसा डाउट आ सकता है कि इसमें तो सर क्रोमियम +6 है, तो क्रोमियम के सारे डी के इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे भी वही हाल है। तो मैंने ये सब कलर का फंडा आपको बता दिया था, किसमें, अपने कलर वाली वीडियो में, कि चाहे वो KMnO4 हो, दैट इज MnO4 माइनस, ये ऑप्शन के ऊपर माइनस चार्ज, या फिर डाइक्रोमेट हो, CrO डबल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ पे एक Cr और ये OS है। चलिए एक फ्रेश पेज पे ही बना देता हूँ, ये CrO Cr डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी क्रोमियम +6, यहाँ पे भी क्रोमियम +6, टोटल कितना है Cr2O7 -2। तो यहाँ पे होता है चार्ज ट्रांसफर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे और फिर यहाँ से आता है ऑक्सीजन के पास, और ये कंटिन्यूअस होता रहता है, और इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो विजिबल रेंज में अवेलेबल होती है। तो इसे हम कहते हैं मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम जो है, ओके, क्रोमियम जो है वो मेटल है और जो ऑक्सीजन है वो लिगैंड है, तो मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है, ओके ऐसा। तो ये चार्ज ट्रांसफर की बेसिकली थियरी है। मेटल लिगैंड क्या होता है, लिगैंड टू मेटल क्या होता है, ये सब बात की बात है। हम तो फिलहाल इस पे यही बोलूंगा मैं आपको कि चार्ज ट्रांसफर होता है, ओके। सेम यही MnO4 में भी होता है। ये देखिए, इससे चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पे, हाँ समझ में, मतलब Mn+7 से
+6 बनेगा और फिर +6 से +7 बनेगा। ये कंटिन्यूस होगा और इसीलिए ये कलर्ड रहते हैं। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज रेड कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट। बट याद रखिएगा सोडियम डाइक्रोमेट का भी कलर ऑरेंज रेड ही होता है। तो क्वेश्चन आता है तो सर सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज़ करते? तो सोडियम डाइक्रोमेट जो है बेटा, मैं आपको बताऊं, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप इसको कंटेनर से निकालोगे तो आप देखोगे, आप अगर 100 ग्राम ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट चाहते हो तो आपको प्योर 100 ग्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ पानी ऑलरेडी होगा। मतलब आपके कैलकुलेशन में ये एरर दे देगा। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, K2Cr2O7, क्योंकि K2Cr2O7 जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। जैसे कि अब किसी को ये नहीं समझा हो तो उसको मैं बताऊं, जैसे कि किसी रिएक्शन में ऐसे ज़रूरत है क्वालिटेटिव एनालिसिस या किसी में कि आपको 100 ग्राम सोडियम डाइक्रोमेट लेना है, तो आप उसका कंटेनर, उसका डब्बा उठाते हो और उसमें से क्या करते हो, 100 ग्राम निकाल के आप वेइंग मशीन में रख देते हो। लेकिन क्या वो पूरा 100 ग्राम सोडियम डाइक्रोमेट है? जी नहीं, उसमें ऑलरेडी पानी होता है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक होता है, लेकिन K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक क्यों नहीं होता? तो देखिए, सोडियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज छोटा होता है और K+ का साइज बड़ा होता है। तो सोडियम का साइज छोटा होने की वजह से उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? पोलराइजेशन पावर, और जिसकी वजह से वाटर को खींच पाता है। बट अगर आप पोटेशियम प्लस की बात करो तो उसकी साइज बड़ी है, तो वो जल्दी वाटर मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाता, तो वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। आया समझ में? ये फजान रूल से मैंने आपको बताया। आगे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। Oxidation of I- from aqueous solution of Ki by acidified K2Cr2O7 gives I2. Potassium dichromate is reduced to chromic sulfate. ओके, ये क्रोमिक सल्फेट जिसका कलर ग्रीन होता है। ओके, लिबरेटेड आयोडीन टर्न्स द सॉल्यूशन ब्राउन। तो ये आयोडीन की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है? ब्राउन। अब देखिए, ये भी कितना भयंकर रिएक्शन है, इतना बड़ा जल्दी याद नहीं होता, तो मैं आपका थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। K2Cr2O7 H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4, कौन सा? डाइल्यूट। तो ये क्या दे देगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पोटेशियम है, तो ये 2 हो जाएगा। अब सल्फेट देखिए, यहाँ पे एक सल्फेट और पोटेशियम तो ऑलरेडी 2 है, तो पोटेशियम को क्या बैलेंस कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए 1 सल्फेट और यहाँ पे 3 सल्फेट, तो टोटल 4 सल्फेट। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 7, और यहाँ पे कितना हो गया? 4 4 जा 16। ओके, 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 और 7 कितने हो गए? 23। चलिए इधर भी बैलेंस करते हैं। ये 4 हो गया और ये 12 हो गया, तो 4 और 12 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 4 20, तो ये 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए, ये जो हमें दिया गया था आयोडीन वाला, तो आयोडीन वाला जो हिस्सा दिया हुआ था वो दूसरा पार्ट है इसका। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अब ये Ki प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये दूसरा रिएक्शन है। ओके, तो ये दे देगा K2SO4 प्लस I2 प्लस H2O। ओके, अब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ओवरऑल 2 Ki मैंने लिया। अगर आप देखो तो इस रिएक्शन में यहाँ पे 6 Ki दिखाए गए और यहाँ पे K2SO4 बनाया गया और यहाँ पे 3I2 बनाया गया। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ आयोडीन हो वेरी करे, बट एनीवेज चलो देख लेते हैं। ओके, तो अब क्या करना होगा, इस पूरे रिएक्शन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना हो? क्योंकि यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन है,
तो जितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए उतने ही नेसेंट ऑक्सीजन यूज भी होने चाहिए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जरा देखिए क्या होगा, ये हो गया K2Cr2O7, लिख लेता हूँ मैं इसको, प्लस 4H2SO4 और ये 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7H2SO4। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 Ki। ओके, और ये पार्ट तो कैंसल, राइट। अब नेक्स्ट देखिए जरा, ओके यहाँ पे देखिए अभी राइट साइड में क्या आ जाएगा 4K2SO4। सर 4 कैसा है, ये 3 मल्टीप्लाई करोगे और एक यहाँ पे है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 पोटाशियम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पोटाशियम और ये 6 8 ये भी हो गए। अब जरा देखिए दूसरा क्या है Cr2SO4 थ्राइस, वो ऐसे ही लिख दिया मैंने, और फिर ये क्या है 3I2 प्लस 3 और ये 4 7H2O, इस तरह से ये है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3I2 है, यहाँ पे 6 किया है, तो आप अपने भी रिएक्शन में देखिए 6 किया है और यहाँ पे 3I2 है, 7H2 है, 7H2SO4 है, 7H2SO4 है, 7H2 है। तो इस तरह से रिएक्शन आता है। उन लोगों ने क्या किया है, आपको ये वाला रिएक्शन नहीं दिखाया है। ओके, गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं दिखाया और आपको डायरेक्टली ये वाला रिएक्शन दिखा दिया है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए उसी तरह यहाँ पे H2S का भी रिएक्शन दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आपको H2S का दूसरा वाला रिएक्शन दिखाता हूँ जिसको आपको मेन रिएक्शन से ऐड करना है। ये मेन रिएक्शन को ऐसे ही लिख दीजिएगा और दूसरा रिएक्शन मैं दे रहा हूँ उससे ऐड कीजिएगा। वो क्या है H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस सल्फर, और ये फिर पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, और फिर ऐड कर दीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर लस्ट्रस एंड शाइनिंग। हम सबको पता है वो चमकते हैं, और क्यों चमकते हैं बताइए? क्योंकि उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे जो मेटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए वो ग्लो करते हैं। आगे देखिए, दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। उन लोग बहुत हार्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड है, ओके, जो NS के इलेक्ट्रॉन करते हैं, और N-1d इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं मेटालिक कैरेक्टर में। आर गुड कंडक्टर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब जिसे आप चपटा करके ऐसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर ये मेटल ले लोगे और इस पर वजन रखोगे तो ये मेटल का जो पार्ट है इस वजन को झेल जाएगा, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अंग्रेजी में बोले तो हाउ मच वेट दैट मेटल कैन विथस्टैंड। आगे देखिए, कैन फॉर्म अलॉय विथ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल, ये हमने अलॉय फॉर्मेशन में देख लिया है। मैंने मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, ये भी हमने देख लिया है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर एफिशिएंट कैटालिस्ट, ये भी हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। ऑल्दो मोस्ट प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट आर सिमिलर, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो सिमिलर है। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो डिफर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रो इन स्टेबिलाईजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। ओके, मतलब जो लोअर मेंबर हैं उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप देखो तो मैंने बताया था आपको कि रुथेनियम और ऑस्मियम ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, +8 में दिखाते हैं, ठीक है, और वो बहुत स्टेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलिब्डेनम 4, टंगस्टन 6। टंगस्टन, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये उल्फ्रम, क्या है उल्फ्रम इज अ, बोलता है ना सिंबॉलिक, जिससे टंगस्टन का सिंबल उल्फ्रम से आया, W। उल्फ्रम उसका लैटिन या ग्रीक नेम हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Cr6 एंड Mn8। ओके, देखिए यहाँ पे Mn8 ये जो दिया है ये गलत दे दिया है, Mn7 होना चाहिए, Mn8 हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए है, उसके पीछे क्या है आपको मैं अगर बताऊं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं। ओके, अब इधर देखिए, या फिर अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि सर जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे तो साइज बढ़ती है, सर
साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा। तो देखिए मैं इनके बता दूं, सिंपल इनके स्टेबिलिटी का रीज़न है इनका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जो कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी और तीसरा सब्लिमेशन एंथैल्पी। ये ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे ऐसा बोला गया है, समझ में आया, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज +7, वो भी किसका है, मैंगनीज का, ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड रो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए वो रुथेनियम और ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड है। आगे देखिए, हाउ आर मेटल्स फाउंड इन नेचर, मेटल्स जनरली कैसे मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और कुछ मेटल हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ओके। और क्यों कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। और गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर क्यों फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर नेटिव स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आगे देखिए, नेम टू द सॉल्ट ऑफ अ मेटल दैट आर फाउंड इन नेचर, ओके। ऐसे 2 मेटल सॉल्ट बता दीजिए जो नेचर में मिलते हैं। और सिंपल सा है, आप ले सकते हो सल्फेट ले सकते हो, ओके, कार्बोनेट भी ले सकते हो, मेटल सल्फेट ले सकते हो, मेटल कार्बोनेट ले सकते हो, ओके, मेटल सल्फाइड ले सकते हो, आप चाहो तो सल्फाइड भी ले सकते हो, S-2 ऐसे, ओके। अभी आगे का जो भी है, ये इंटरनेट वाला काम जनरली बच्चों को हम बोलते हैं, बट वो तो करने से रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला, यानी बेसिकली जो मेटलर्जी वाला पार्ट है, इसे हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा कि K2Cr2O7 और KMnO4 से आपको 101% क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको रिएक्शन कम है, वरना IIT JEE नीट लेवल पे तो K2Cr2O7 और KMnO4 के ढेरों रिएक्शन है। और उसमें तो ये भी क्वेश्चन आता है कि K2Cr2O7 जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ही क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो HCl में या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पर क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों नहीं करता। इस ढेर सारे क्वेश्चन के जवाब हम अपने नीट और JEE सीरीज में देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।